Hey, good evening. Good evening, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome, welcome. Good evening, sir. Thank you. Good evening to you too. So, कैसा रहा आप लोगों का पूरा मॉक टेस्ट संग्राम? जल्दी जल्दी कुछ बताइए। क्या सर सीखा? बहुत मजा आया। क्या क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ? यस तुषार, कुछ बता रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। सर मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मतलब जैसे मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा लास्ट टाइम हो नहीं पाया था, तो मैंने देखा मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही क्या नहीं हुई है। अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लो मेरा बिल्कुल वीक है, बट इस बार अच्छा हो रहा है मेरे साथ लो में भी। मतलब समझ आ रहा है सब कुछ। वेरी गुड। यस मंथन, क्या मथा आपने? तो यस सर। मीन्स सच का आईना दिखाई दिया। मतलब जो एग्जाम के बाद होना था वो पहले पता चल गया। उसका प्रिपरेशन करेंगे तो मतलब बेटर कर सकते हो और अच्छा। वही है, मतलब ये एग्जाम के बाद पता लगता है, बहुत बहुत टाइम लग जाता है, फिर 6 महीना लग जाता है उसको रिकवर करने में। हाँ, नहीं पता ही नहीं चलता एग्जाम के पता नहीं बाद। चलता ये सर। आपको कैसे पता चलेगा? अभी आप इतना सारा पेपर दे रहे हो, तो पेपर देते देते कुछ तो आइडिया लगा कि ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ। देखते देखते समझ में आ जाता, नहीं तो ये सब गलती आइडेंटिफाई होने में 5-5 टर्म लग जाते लोगों को। आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्पेंडिंग 5 टर्म्स टू जस्ट रियलाइज कि यार गड़बड़ क्या कर रहा हूँ मैं। राइट, वेरी गुड। शुभेंदु, यस सर। क्या कैसा रहा आपका? तो अच्छा रहा, लेकिन जो जो चैप्टर में छोड़ के गया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वही से आ रहा था। ये मतलब ऊपर वाला सब देख रहा है, हाँ? एवरीवन, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है, उसको पता होता है कि कौन सा चैप्टर छोड़ के आया है। और एक्चुअली क्या होता है, ये एक साइंस है। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जो चीज छोड़ के आए होते हैं, हमारा मन बोल रहा होता है बस वो चैप्टर से क्वेश्चन ना दिखे। तो मन क्या है ना, बोलते हैं ना, यूनिवर्स अट्रैक्ट्स। तो मन में ना, अगर आप पॉजिटिव चीज सोचोगे तो वो भी अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चीज सोचोगे तो वो भी अट्रैक्ट होगा। तो आप अगर उसके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि कहीं ये ना आ जाए, इसलिए वो आ गया। ठीक है, तो कभी ऐसा कोई चैप्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है वो आपको एग्जाम हॉल में, तो क्या करना है, आपको उस चैप्टर के बारे में सोचना ही नहीं है। कोई भी दिमाग में उस चैप्टर के बारे में ख्यालात आ रहा है, उसको सोचना बंद कर दीजिए। डर के मारे सोचेंगे तो भी आएगा। ठीक है, इसलिए उस चैप्टर के बारे में सोचना ही नहीं है। बाकी चैप्टर्स के बारे में सोचना है जो मेरे को आता है। तो उससे क्या होता है, जब पेपर खोलते हो तो वो ज्यादा दिखता है जो आपको आता है, तो आपका पेपर बाय नेचुरल अच्छा जाता है। ये साइकोलॉजी एक, पता नहीं आपको, अगर आपने यूज किया है, किसी ने ऐसे साइकोलॉजी को यूज किया है अभी तक? नहीं किया है तो अब इसको यूज करना है। समझ गए कि जो चीज मुझे नहीं आता है मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं, मैं उसके बारे में दिमाग में सोचते रहता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है। समझे? क्या आप लोग कैमरा ऑन करने का टैक्स लेंगे, टिकट लेंगे मेरे से? हाँ हाँ, बताइए। सर और और सर और एक दिक्कत हो रहा था मेरे साथ। मतलब स्कूल में आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में 4 3, मतलब 3.5 4 ऐसे ही हो रहे हैं। मतलब 5 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम मतलब चला जा रहा है। ये 3 4 मतलब कॉस्ट में अच्छा हुआ, लेकिन ये जो बाकी 3 था उसमें ये दिक्कत हो गई। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? 3 को जब ये हुआ तो कॉस्ट में बस के पहले 15 मिनट के आगे जवाब लगे उसको क्या क्या आता है, लेकिन जो नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन अटेम्प्ट किया सब सर बैठ के, फिर भी एक रह गया। हाँ, सोचने का काम नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी ये लास्ट सेशन में भी बोला था, अगर आप सोचने पे टाइम बिता रहे तो नहीं होगा।
आपको पेपर को स्ट्रेटेजाइज करना है। कैसे? पहला 15 मिनट में बैठ के ये सोचना है कि मेरे को क्या क्या आता है, एबीसी करना है। आपने एबीसी किया था? सब ने किया था? किया नहीं होगा ठीक से। अगर किया था तो पहले ए इस वाला सब करना है, फिर बी वाला करना है। लेकिन ध्यान रखना है, एमसीक्यू में उल्टा पुल्टा जंबल नहीं करना है। एमसीक्यू में ना 1 2 3 करके पूरा लाइन बाय लाइन करना है। चेक करने वाला ना धुन में चेक करेगा, वो देखेगा ए बी 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 सी डी डी ए बी, वैसे मैच करेगा। वो नहीं देखेगा कि 1 के बाद आपने 4 कर दिया है। समझ गए? तो एमसीक्यू में जंबलिंग नहीं करना है। बट बाकी सब आप 2 जब कर रहे हैं तो 2 करने के बाद आप 5 करिए, फिर 3 करिए, जो आपको आता है। कोशिश ये करिए कि पहले 2 पूरा कर लें। कोशिश ये करिए कि पहले 3 पूरा कर लें। 2A इधर करा, 2C लास्ट में करा, तो वो भी गड़बड़ चीज है। अगर मान लीजिए 2 का पूरा नहीं आ रहा है तो जगह छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका 3 घंटा हाथ चलते रहना चाहिए एटलीस्ट, जब तक कि सब कुछ आता नहीं है। मतलब जब तक कि जो आ रहा होता है वो सारा का सारा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हाथ नॉन स्टॉप चलेगा। बीच में सोचने पे रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। रुको, अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे। अभी कुछ और बताना है आपको कि कैसा गया, क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वेट करेंगे आपका, आपको जरूर सुनेंगे। अनंत बताइए कैसा गया। सर पेपर तो ठीक गया है ऐसे, लेकिन एक तो मन में डर रहता है कि मतलब एग्जाम में कैसा क्या आएगा, पेपर नहीं आएगा। हाँ, तो वो डर कम हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मॉक टेस्ट क्या देकर वीकनेस फायदा है क्या? मेरा, वो मालूम पड़ गया, मतलब कहाँ और मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, हम्म कौन से एरिया में मुझे और इम्प्रूव करना है, ये थोड़ा आइडिया नहीं है। बट आपका डर के ऊपर क्या काबू आया? एग्जाम देकर क्या ऐसा हो रहा था कि आपका हाथ पैर चल नहीं रहा था? अब जो मतलब जो क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे उसमें तो देखिए ये तो होना ही था। बट आपको तो उधर टाइम देना ही नहीं है ना, पहले तो उसी क्वेश्चन को करना है जो आते हैं। अब तो क्या? सीएफआर में थोड़ा पेपर, सीएफआर का पेपर थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया, फुल टेस्ट वाला। हम्म, तो सीएफआर में थोड़ा मतलब मार्क्स कम आया तो थोड़ा डर सा लगने लग गया कि मतलब क्या नहीं, होगा नहीं। ऐसे डर से नहीं जाना है। ये बात सही है कि डर आता है कि क्या हो जाएगा मेरा, ये सबको आता है, हर एक जगह आता है। लेकिन आपको ऐसे उसको अप्रोच करना चाहिए कि मैं अभी नेक्स्ट क्या क्या कवर कर लूं, क्या ऐसा करूं कि उसमें और बेटर कर लूं। दिमाग को ऐसा सवाल देना है, मैं नेक्स्ट ऐसा क्या करूं जिसमें मैं बेटर कर जाऊं। अब स्ट्रेटजी बनाओ सीएफआर का, सीएफआर का स्ट्रेटजी बनाओ। अगर उसमें गड़बड़ हुआ तो उसको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? एमसीक्यू उसका घोट के पी जाओ, जितना इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है। तो 30 में देखो 25 आ जाए, 26, मतलब 30 में 26 वहां से आ जाए। फिर छोटा छोटा चैप्टर्स को ग्रिप में लो जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। कौन सा ऐसा छोटा छोटा चीज है जहां पे अब लास्ट मोमेंट में आपको समझ में आया कि गड़बड़ ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर स्ट्रेटजी बनाना है कि हमको इसमें लड़ना झगड़ना नहीं है, एग्जाम्शन वगैरह का माथा पच्ची नहीं लगाना, हमको पास होना है सब्जेक्ट में। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए सब्जेक्ट को लेके बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा पेपर वाइज, जो मैं आपको पिछले सेशन में भी बोला था। और फिर आपको अपना जो की चैप्टर्स है उस की चैप्टर्स को लेकर क्या करना है? प्रैक्टिस। बस उसी चैप्टर के ऊपर 2 3 बार अटेंशन देना है और एमसीक्यू को घोट के पी जाना है। ओके, यस। और कौन बताएगा किसको क्या फायदा हुआ? क्या फायदा बताओगे? मॉक टेस्ट संग्राम का फायदा क्या बताओगे? एक बेनिफिट तो मुझे ये पता चला कि जितना परसेंट मेरा प्रिपरेशन था उसका कितना परसेंट मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, वो मुझे काफ़ी हद तक पता चल पाया। और मुझे जहाँ पर कमजोरी नज़र आया कि जितना प्रिपरेशन में और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस ला सकते हैं, वो मुझे पता चल गया। टेस्ट में मेरा गड़बड़ी कहाँ हो रहा है,
तो उस चीज पर करने का ध्यान आ चुका है कि यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर छोड़ देना है, ये चीज के बारे में पता चला। वेरी नाइस, सुपर। यस, और कौन बताएगा? और कौन, किसी को क्या फायदा हुआ? जल्दी जल्दी बोलो यार, लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो। सबको बात करना है एक एक बार। यस साक्षी, क्या फायदा हुआ आपको? सर पहले तो मतलब पूरा एग्जाम जैसे पार्ट टेस्ट में मुझे वैसा नहीं लगा कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, हाँ ठीक है मेरे टेस्ट चल रहा है, बट फुल टेस्ट पूरा एग्जाम वाला एकदम वैसा माहौल बन गया था कि मतलब मेरा बेस्ट कौन सा, जैसे मैं ऐसे करी थी, मेरा बेस्ट कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे सबसे मतलब मेरा राइट होगा ही, तो मैंने 2 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग था मैंने वही चूज किया, मतलब कि मेरा 100% करेक्ट होगा ही, मतलब बेस्ट वन मुझे पहले करना है। तो मैंने मतलब उस एग्जाम के टाइम पे मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है मैं उस टाइम पे मैं देख पा रही थी। वेरी और नाइस। और मुझे जैसे जो पार्ट टेस्ट में मेरी गलती हुई, मैंने वो देखा कि अगर मैं मतलब उस टाइम पे मैंने उसमें थोड़ा सा वर्कआउट किया तो वो चीज मेरे फुल टेस्ट में मैंने देखा कि वो चीज इम्प्रूव हो गया था। अगर जैसे वही क्वेश्चन मेरी गलत हुई थी पार्ट टेस्ट में और अगर वो क्वेश्चन आई तो मेरी वो राइट हो गई थी फुल टेस्ट में, तो मुझे मेरी गलती की भी एहसास हुई और इम्प्रूवमेंट भी हुआ काफी। वेरी नाइस, सुपर। और ये जो 8 दिन का लगातार टेस्ट का जो मतलब 1 by 1 माहौल था, उसमें कैसे आप मतलब कोप अप कर रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे? थोड़ा बताइए आप लोग, कोई भी बताइए। हाँ जी। समरी नोट्स वाला जो आपका आइडिया था सर कि एग्जाम से पहले सिर्फ समरी नोट्स देखकर जाना, कुछ मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो मास्टर सम जो सारा कॉन्सेप्ट कवर कर ले, उस सम को ही सिर्फ मैंने देखा और समरी नोट्स था वो सब ही सिर्फ मैंने देख के टेस्ट दिया था। तो पूरा कोर्स रिवाइज कर पा रहे थे? लगभग सर 90% तो लगभग रिवाइज हो जा रहा था उससे ही। वेरी गुड। तो उससे आपको ये भी समझ में आ गया कि ये तरीका है अब अपने को आने वाला समय में लगाना है। ठीक है, अब उसका एक रिहर्सल हो गया ना, तो आपको डे बिफोर एग्जाम पैनिक नहीं होगा, आपको बुखार नहीं चढ़ेगा। आपका आधा दोस्त लोग जो लोग इस सेशन में नहीं आया है या मान लो मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, बहुत बच्चा लोग अपना कंफर्ट पे ही मॉक टेस्ट दे रहा है, मतलब शेड्यूल टेस्ट दिया ही नहीं है। तो उन बच्चा लोग के साथ क्या हो सकता है भी वापस, कि वो एग्जाम के दिन फिर पैनिक कर जाएगा। कुछ लोग पैनिक से घबराते हैं, पता नहीं, मतलब उस समय उनका तबीयत खराब होने लगता है, दिमाग कम कम करता है। कुछ लोग पैनिक आता हुआ देख के अभी से घबरा जाते हैं, कुछ पैनिक में घबराते हैं, कुछ पैनिक आता हुआ देख के घबराते हैं। तो जो बच्चे पैनिक आता हुआ देख के घबरा गए वो मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। आप लोग मॉक टेस्ट तो फेस कर लिए, बट अब क्या होगा ना, एक बार फेस करने के बाद वो पैनिक अपने आप कम हो जाएगा। वेरी नाइस। चलो, अब आप लोग का कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको आगे के लिए? नहीं तो मैं अपने तरफ से फिर बता दूंगा आपको क्या करना है। आपको कुछ पूछना है? यस बोलो अनंत। सर अनंत हाथ उठा लो, एक बार रेज हैंड कर लो। हेलो। हाँ सर एमसीक्यू में जस्टिफिकेशन का कैसे करना चाहिए? जस्टिफिकेशन का तो जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट के आंसर्स में जस्टिफिकेशन का दरकार नहीं है। वो एक जन का कॉपी सर्कुलेट हो रहा है नेट पे जिसमें जस्टिफिकेशन नहीं लिखने पे एक एक नंबर दिया है, वो मुझे लगता है चेकर की बदमाशी है। अरे अपने मतलब जितने मॉक टेस्ट हुए उसमें किसी ने जस्टिफिकेशन नहीं दिए थे, मैंने देखा। हाँ तो उसमें लेकिन मार्क्स सबको मिले, फुल मार्क्स। सर सजेस्टेड आंसर में भी सिर्फ ऑप्शन ही दिया हुआ है, उसमें कोई यस, जस्टिफिकेशन सजेस्टेड आंसर में भी सिर्फ ऑप्शन ही दिया हुआ है, नहीं तो जस्टिफिकेशन पहले दिया हुआ होता था। बट सर जो आए उसमें एटलीस्ट डिटेल मेंशन कर देना, वो इसको प्लस करवा सकता है ना। कैमरा ऑन करके बात करेंगे थोड़ा ट्रांसपोर्ट में। अच्छा ठीक है, और बोलिए, और किसी से क्या बात हो सकती है? बोलिए, कोई सवाल है तो पूछिए। सर एमसीक्यू का कवरेज के बारे में पूछना चाहता था, स्टडी मेट के अलावा और कहीं से भी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना जरूरी है क्या सर? जितना पास पेपर्स है, जितना मॉडल पेपर है। ओके सर, थैंक यू।
और कुछ? हाँ सर बोलिए। ये एससीएम का मतलब अपने टेस्ट दिए तो उतना रिवाइज नहीं कर पाए पूरा, तो मतलब जितना भी करके बैठे मार्क्स तो आ गया मतलब, लेकिन ऐसे सारा रिवाइज नहीं कर पाए, तो ये कैसे मतलब एक दिन में होगा? तो अब करना है ना, अभी समय जो बचा है उसमें करना है, अभी भी तो समय हाथ में है। सर तो समरी नोट्स पूरा नहीं मतलब आधा ही बनाए हैं, और अभी आप एक बुक लॉन्च किए तो वो हाँ उसको अलग ले लो, है। उसको रेफर करो, उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कैचअप नहीं होगा। तो अभी देखो क्या करना है आगे का, ये समझो आप, है ना। हाँ मंथन क्या बोल रहे, बोलो। सर बोल रहे हैं कि जैसे कि हमको पता चल गया कि ये चैप्टर में प्रॉब्लम है मेरा, ये इसमें वीकेंड, उसको कैसे रिकवर करें, मतलब शुरू से स्टार्ट करें, कैसे रिकवर करें उसको? ठीक है हम बताते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, ये समझो, पूरा प्रोसेस को लिख लीजिए, सो दैट आपको अब और कोई फर्दर गाइडेंस का ज़रूरत नहीं पड़े। अब आज के बाद ये लास्ट गाइडेंस है, ठीक है, जिसमें मैं पूरा एग्ज़ाम हॉल तक का आपको पूरा फ्लो बता दूंगा। हमारे यूट्यूब में 2 वीडियो और आएगा, एक 1.5 डेज वाला और एग्ज़ाम हॉल वाला, वो आज ही आपको सब बता देंगे, आपको वो वीडियोस का भी दरकार नहीं है। आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आपको डबल ट्रिपल टाइम यूट्यूब में फिर खर्चा करने का दरकार नहीं है। तो सब कुछ अभी यहाँ पे पूरा ऑल टुगेदर बता दिया जाएगा, इसका पॉइंट्स बना ले तो आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको अब आने वाला कितना दिन बचा हुआ है वो काउंट कर लेना है, और एक शेड्यूल बनाना है पूरा डे वाइज, पूरा डे वाइज डिटेल्ड शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे कल मान लो 1 तारीख है, फिर 2 तारीख है, 3 तारीख है, डे लिखोगे, फिर डेट लिखोगे। फिर आप अब एक दिन में मल्टी सब्जेक्ट सोचना ही नहीं आपको, अब आपको सिंगल सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। बट आपको आज ही बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि मैं आने वाला 10 दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ फुल्ली, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल डिटेल प्लान चाहिए। नहीं तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर नहीं सोचोगे तो नेक्स्ट डे सुबह उठ के टाइम वेस्ट करोगे, आधा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। अगर पहले से मालूम होगा तो समय बर्बाद नहीं होगा। तो एक डिटेल शेड्यूल लगेगा। अब शेड्यूल बनाएंगे कैसे, तो शेड्यूल में अब जैसे जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, मतलब डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, जितना डेज बचा हुआ है अभी एग्जाम के पहले उसको डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। जो दोनों ग्रुप दे रहे हो डिवाइड बाई 8 कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप लिख लो डेज पर सब्जेक्ट निकाल लेना है, डेज पर सब्जेक्ट, एक रफ आपको डेज पर सब्जेक्ट निकाल लेना है। ऑलराइट, अब शेड्यूल जब बनेगा तो इट विल बी इन अ रिवर्स मैनर, पहले लास्ट सब्जेक्ट का, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट। समझ गए, मतलब पेपर 1 2 3 4 में नहीं जाना है, पेपर 4 3 2 1 में जाना है। अब वो क्या होगा, वो जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है उसको फॉलो करोगे। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोग सब देख लिया अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड सारा वेरीफाई कर लीजिए, पूरा प्रॉपर सब है कि नहीं, एग्जाम सेंटर कहाँ पे, घर से कितना डिस्टेंस है एडमिट कार्ड का एग्जाम सेंटर का, ठीक है, वो सब वेरीफाई कर लीजिए प्रॉपर। सागर म्यूट कर लो, सागर अपने आप को म्यूट कर लो। तो आपको अपना रूटीन फॉलो करना है प्रॉपर, कैसे, 4 3 2 1 के ऑर्डर में। अब रफली कैलकुलेट हो जाता है, मान लेते हैं 2 दिन पर सब्जेक्ट मिल रहा है एक एग्जाम्पल के लिए, तो वो 2 दिन में अभी करना क्या है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, और वो सब आज ही डिसाइड करना है, जिससे कि आप आने वाले डेज में अपना टाइम को वेस्ट ना करें। सो आपका अभी आने वाला 2 दिन जो पर सब्जेक्ट अप्रॉक्स आ रहा है, उसमें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होगा कि आप हर सब्जेक्ट का एक चेकलिस्ट पैटर्न फॉलो करना, समझना चेकलिस्ट चल रहा है। चेकलिस्ट ये चल रहा है कि आपका पूरा जो इंस्टीट्यूट मैट का कंटेंट है
उसको फॉलो करेंगे, इंस्टीट्यूट मैट कंटेंट को देखेंगे और उस कंटेंट में स्टडी करेंगे कि ब्रेकअप में कौन कौन सा सब टॉपिक्स है हर चैप्टर का, ठीक है। वो सब टॉपिक्स का स्टेटस क्या है, आज स्टेटस क्या है, ए है कि बी है कि सी है। ए मतलब अच्छे से आता है, मेरे को पूछो अभी बता देंगे। बी मतलब देखेंगे तो हो जाएगा, एक बार देखेंगे तो हो जाएगा, उतना अच्छे से नहीं आता है। सी मतलब ये अभी भी नहीं आता है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? आज फिर बैठ के जब कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कैसे होगा, मान लो सुबह 7 बजे स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल, तो 7 से 8 बजे तक एक ही काम करना है। क्या करना है? कंटेंट इंस्टीट्यूट मैट का लेकर ABC मार्क करना है। ए मतलब जैसे मान लो प्रोसेस कॉस्टिंग, ए इतना इजी अभी बता देंगे। फॉर एग्जांपल CVP एनालिसिस इतना इजी अभी बता देंगे। ऐसे हर सब्जेक्ट का बहुत सारा चैप्टर्स ऐसा है जो आपको बहुत आराम से आ चुका है। ओके, सेकेंड लेवल क्या करेंगे, जो टॉपिक अभी भी बी में है वहां से पढ़ाई चालू करेंगे। ठीक है, पढ़ाई चालू कहां से करेंगे? बी से करेंगे कि बी को ए पे लाना है। ओके, जो टॉपिक सी में है उसका अभी तक जो भी आपने पार्ट टेस्ट दिया, फुल टेस्ट दिया, और जो भी पास्ट पेपर्स जो आपने सॉल्व किया है या अभी तक ठीक से नहीं देखा है तो उसको देखना है, और उसमें ही बस जो सी का क्वेश्चन आया हुआ है उतना ही देखना है। सी पे अभी बहुत ज्यादा हमको समय नहीं देना है। कितना समय देना है? सी टॉपिक पे हम बस काम निकाल रहे हैं। कैसे काम निकालेंगे? जून 23, दिसंबर 23 ये 2 एग्जाम हुआ है, उसका पेपर देखोगे, उसका मॉक टेस्ट पेपर देखोगे, और जून 24 का मॉक टेस्ट पेपर देखोगे। उसमें जो जो सी कैटेगरी ऑफ टॉपिक से आया है बस उतना ही हमको याद कर लेना है, जितना हो सके उतना ही बस समझ लेना है। तो हम सी का काम निकाल लिए। ठीक है, तो बी पे हम फोकस करेंगे, भी उसको ए पे लाने का कोशिश करेंगे। कैसे? हमको इंश्योर करना है कि बी का समरी नोट्स बना हुआ हो। हमको इंश्योर करना है बी का जितना भी चैप्टर है उसका समरी नोट्स बना हुआ हो। अब समरी नोट्स बना हुआ नहीं है तो समरी नोट्स जुगाड़ हो जाए, जो टीचर से पढ़े हो या कोई और टीचर का आपको मिल जाता है तो वहां से जुगाड़ हो जाए। हाथ से बनाने से ज्यादा फायदा है। अब कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर है, अगर कम वॉल्यूम है तो हाथ से बनाएंगे, नहीं होगा तो जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ नहीं हो रहा है तो मोटा मोटा खाली अपना हाथ से बनाने का एक सिस्टम मैंने आपको बताया था, एकदम मोटा मोटा, कि बस आप उसका चैप्टर में जाओगे, टॉपिक नेम लिखोगे, उस टॉपिक के अंदर जो छोटा छोटा सब टॉपिक है बस उसका ही नाम लिख लोगे। उस टॉपिक के अंदर जो छोटा छोटा सब टॉपिक है बस उसी का नाम लिख लोगे। थ्योरी है तो उसका फिर 2-4 की पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, की पॉइंट्स भी पढ़ के लिखना पड़ेगा अगर थ्योरी है तो। प्रैक्टिकल है तो बस खाली नाम लिखने से भी काम हो सकता है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा अभी बी के लिए। बी का समरी नोट्स बनाने से क्या होगा, वो थोड़ा दिमाग में बैठेगा। फिर बी का समरी नोट्स को कोशिश करोगे कि एक बार अच्छे से बैठ के पढ़ें और याद जैसा करें। खाली पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा सा मेमोराइज करने का कोशिश करिए। आप लोग, एक बहुत सीक्रेट मंत्र है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का, वो है मेमोराइजेशन। आप लोग मेमोराइज नहीं करते हो तो इसलिए एग्जाम हॉल में भूल जाते हो। और मेमोराइज करने का तरीका वो बचपन वाला ही तरीका है। क्या तरीका है? कि बैठ के थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, कुछ मेमोरी ट्रिक बनाना है, कुछ आपको हो सके तो वापस से लिख के देखना है, जिससे ब्लैंक पेज में फिर से लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। ढक के बोलना है, किसी को सुनाना है, वही तरीका है। आप बोलेंगे सर हम फाइनल के स्टूडेंट हैं, हम CMA बनना चाह रहे हैं, हम मेमोराइज करें, ऐसा सोचेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। एग्जाम में नंबर लाने का साइंस बचपन से जो चल रहा है वही है, वो मेमोराइजेशन ही काम आएगा। ठीक है,
तो जो चीज थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, देखो मेमोराइज कर सकते हो क्या? सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अभी यही बोलना पड़ेगा, अभी उपाय नहीं है अपने पास, समझने का टाइम अब चला गया है। ठीक है, समझने का जो फेज था वो निकल गया हाथ से, अब सिर्फ मेमोराइज है। बट जो आता है उसको भी मेमोराइज करना है, जो कम आता है उसको भी मेमोराइज करना है। तो ए हम ऐसा समझ रहे हैं कि आपका वो चैप्टर्स है जो ऑलरेडी आपको आ गया है, वो मेमोराइज्ड भी है। बी मेमोराइज नहीं है, इसीलिए बी को देख के डर लग रहा है, इसलिए बी का समरी नोट्स बनाकर मेमोराइज करेंगे। सी पे माथा ही नहीं मारेंगे, सी पे हम सिर्फ जो पास्ट में क्वेश्चंस आया हुआ है उसी पे ध्यान देंगे और उतना ही मेमोराइज कर ले तो वो भी बहुत है। अगर वो समझ में आया हुआ है तो ठीक है, नहीं आया हुआ तो मेमोराइज कर लेंगे, सिंपल। तो ये हमारा अभी सिस्टम बैठेगा। तो पढ़ाई चालू करेंगे हम बी के लिए, बी का समरी नोट्स बनाएंगे, उसको मेमोराइज करेंगे। फिर हम सी का पढ़ाई करेंगे कि उसका जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कितना ग्रिप में आ पा रहा है, कितना याद हो पा रहा है। बी और सी जब खत्म हो जाएगा फिर हम आएंगे ए पर। फिर ए पर आएंगे तो जितना ए का टॉपिक्स है आता है बोलकर छोड़ नहीं सकते, तो उसको देखना है कि वो अच्छे से आता है कि नहीं, अभी भी दिमाग में ध्यान है कि नहीं। ये पूरा करने के बाद आप जो भी अपने पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट का पेपर्स है उसको लेकर बैठोगे, उसमें क्या गलतियां हुई आप उस गलतियों को नोट करोगे कि मेरा यहाँ पे पेपर छूटा, यहाँ पर मेरा ज़्यादा सोचने में टाइम चला गया, यहाँ पर मेरा सिली मिस्टेक हो गया। वो सब मिस्टेक को देखोगे, नहीं तो वो मिस्टेक फिर हो सकते हैं। वो मिस्टेक मेमोरी में आना चाहिए, नहीं तो वो मिस्टेक फिर से हो सकते हैं। उस मिस्टेक को ओवरकम करना है, अगली बार अपने आप को रिमाइंड करना है कि मैं वो मिस्टेक ना करूं। हो सके तो एक मिस्टेक लिस्ट बना लीजिए अपना कि इतना मिस्टेक्स मैंने किया है जिसको मुझे रिपीट नहीं करना है, जिसको मैं डे बिफोर एग्जाम फिर ध्यान रखूंगा। वो मिस्टेक जनरल मिस्टेक है जो किसी भी पेपर में आप कर रहे हो, कि हम रात में जल्दी सो गया था, हम ये चैप्टर को रिवाइज नहीं किया था, तो आता हुआ था फिर भी नहीं कर पाया। ऐसा कितना गलती निकल के आ रहा है, मेरा यहाँ पे हैंडराइटिंग ही गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को उल्टा पुल्टा कर दिया इसलिए चेकर नंबर काट दिया। तो कितना गलती हो रहा है वो सबका लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो वो लिस्ट मेरे साथ भी शेयर करिएगा, मैं भी देखूंगा कि आप कितना तरह का गलती कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ आप शेयर करिएगा ऐसा, अगर आप लिस्ट बना ले अपना इन जनरल 8 सब्जेक्ट से निकाल कर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये पूरा प्रोसेस एक दिन ले लेगा, ऐसा मानते 2 दिन अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, तो नेक्स्ट डे जब बचा तो नेक्स्ट डे हमारा फोकस होगा एमसीक्यू के ऊपर। अगर आप एमसीक्यूज पे अभी अटेंशन प्रॉपरली नहीं दिए हैं तो एमसीक्यू के ऊपर जबरदस्त अटेंशन देना है। और एमसीक्यू सारा मतलब कि क्वेश्चन देगा आंसर पता है, क्वेश्चन देगा आंसर पता है, क्वेश्चन देगा आंसर पता है, उस लेवल पे ले जाना है। ये एमसीक्यू आपका गेम चेंज करेगा। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू बैठ के पूरा सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं किया है तो सारा इंस्टीट्यूट मैट, उसमें कई सारा मिस्टेक्स भी हो सकता है, तो आप लोग ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प करो, आप लोग आपस में भी पूछते रहते हो, मैं देखा हूँ, और भी पूछते रहो। और ज़रूरत पड़ने पे मेरा हेल्प चाहिए तो मेरे से ले लो, मेरे से हेल्प लिया तो वापस ग्रुप में सबको बता दो। तो ये एमसीक्यूज आपको पूरा का पूरा खुद से करना है, ऐसा लेवल लाना है एमसीक्यू कि मेरा पूरा एमसीक्यू पूरा जबरदस्त तरीके से रटा हुआ है। और अभी तक जितना भी एग्जाम पेपर्स हुआ उसमें से जो भी थ्योरी क्वेश्चंस थे जो आप करते नहीं थे एग्जाम में, ठीक से सीरियसली उसको लेते नहीं थे, उसको ठीक से पढ़ना है। हो सके तो यूट्यूब में थ्योरी का मेरा बहुत सारा सब्जेक्ट्स का मैराथन डाला हुआ है, वो वीडियो देखना पड़ेगा अगर एकदम भी नहीं देखा हुआ है तो। क्यों? क्योंकि थ्योरी को आप एकदम इग्नोर करके अगर जाओगे, मैं कौन सी थ्योरी का बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी का। अगर आप थ्योरी को इग्नोर करके जाओगे तो कभी कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है जो फिर कवर नहीं हो पाता है, तो पेपर छूट जाएगा जबरदस्ती का। तो ये सेकेंड डे का काम है। अब मान लेते हैं आपका दोनों ग्रुप है और आपके पास इतना समय ही नहीं बचेगा, तो आप थ्योरी को जो पास पेपर्स और एमसीक्यूज के बहाने कर सकते हो उतना ही करोगे, बट एमसीक्यू तक रुक जाओगे। मतलब बी और सी का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा,
बी वाला जो समरी नोट्स बनाना है वो काम करना ही पड़ेगा, या समरी नोट्स जुगाड़ करके काम, वो काम करना ही पड़ेगा, उसको याद करना ही पड़ेगा, सी का क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। और आपको एमसीक्यू पे ज्यादा जोर देना है। थ्योरी वाला पोर्शन आप छोड़ सकते हो, जिनका एक ग्रुप है वो तो आराम से थ्योरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यही स्पेल बस चलता रहेगा आपका जब तक कि डे बिफोर एग्जाम पे आप नहीं पहुंच जाते। 11 जून से एग्जाम है, 10 जून पूरा सुबह से लग जाओगे अपने 11 जून का पेपर को पढ़ने के लिए। 11 जून से परीक्षा है ना कि 10 जून से? 11 तो 10 जून से अपना 11 तारीख का पेपर पढ़ोगे और कोई पेपर नहीं पढ़ोगे। तो अकॉर्डिंगली वो 4321 का शेड्यूल के हिसाब से वही शेड्यूल वापस आ जाएगा, ठीक है। तो शेड्यूल मान रहे हैं कि आप ऐसा करो कि आपका जो अगर हो पाए, आई डोंट नो कैसा शेड्यूल बनता है अभी आपका, बट ऐसा अगर हो पाए कि आप 9 तारीख तक का शेड्यूल पकड़ो। अभी 9 तारीख तक ये जो मैं बोला वो पूरा प्रोसेस खत्म करके 11 तारीख के एग्जाम के लिए 10 तारीख से पूरा फ्रेश पढ़ाई चालू होगा, जो डे बिफोर एग्जाम का पढ़ाई, ठीक है। ये पूरा शेड्यूलिंग जो है वो 9 तारीख तक खत्म हो जाए, 10 तारीख से पूरा फ्रेश सिस्टम चालू होगा। तो जब डे बिफोर एग्जाम आ गए तो डे बिफोर एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, बट सब्सिक्वेंट एग्जाम्स में और कम मिलेगा। तो डे बिफोर एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ समरी नोट्स को ऊपर रख के रखना है। हर चैप्टर का हम समरी नोट्स को पहले खत्म करेंगे, ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर चलते जाएंगे। तो चैप्टर 1 समरी नोट्स खत्म, और उस चैप्टर 1 का जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस मार्क कर रखा है उस क्वेश्चन को कवर करोगे। सारा क्वेश्चन अगर कर सके, टाइम बचा तो बहुत ही अच्छा है। जैसे किसी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं कम है, मार्किंग भी नहीं किया, तो सारा फटाफट देख लिया कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, आंसर में क्या है। बस वो थ्योरेटिकली देखना है, प्रैक्टिकली नहीं देखना है। क्वेश्चन में क्या है, अगर याद आ गया पूरा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो थोड़ा और पढ़ा, अच्छा इसमें क्या है, आंसर में क्या है, मतलब माइंड में आना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि माइंड में क्वेश्चन आया बट आंसर कुछ आया ही नहीं, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, कि इसको ऐसे करेंगे। सीधा क्वेश्चन देखा और आंसर देखा और आंसर से क्वेश्चन देखा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन देखा, आंसर देखा और आंसर से क्वेश्चन देख रहे फिर कि इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये आंसर में दिया हुआ तो क्वेश्चन में क्या क्यों है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो सब टाइम अब चला गया। अब क्या देखना है आपको, क्वेश्चन देखकर आंसर क्लिक करना चाहिए, क्वेश्चन देखकर आंसर का प्रोसेस क्लिक करना चाहिए, आंसर पूरा याद आना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस से जाना है। अगर उस प्रोसेस से सारा क्वेश्चंस जो भी आज तक पढ़े हो वो देख ले तो नथिंग लाइक इट, बट उतना टाइम बचता नहीं है। इसलिए जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है बस उसी को देखते हुए आगे बढ़ते जाना। किसी चैप्टर में पॉसिबल हुआ तो सारा देख लिया। तो समरी नोट्स पढ़ेंगे और क्या करेंगे आप, क्रिटिकल क्वेश्चंस को, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर सोचेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर सोचेंगे, और ये पूरा सिलसिला सारा चैप्टर का हो जाएगा। उसके बाद बैठ के एमसीक्यू में आ जाएंगे। एमसीक्यू में आएंगे तो जो जो एमसीक्यू अभी आपको टफ लगता है, अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसको सर्कल करके रखेंगे। तो एमसीक्यू सर्कल करा हुआ सिर्फ देखना है कि सर्कल क्या हुआ एमसीक्यू, मतलब इसमें मिस्टेक क्या था, अच्छा क्या मिस्टेक किया था, हाँ ये क्वेश्चन है। अगर मिस्टेक याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगर मिस्टेक याद नहीं आ रहा है तो आपको वो मिस्टेक को वापस से दिमाग में बिठाना है कि मिस्टेक एग्जाम में ना हो। वो एमसीक्यू का आंसर ये लिखना है, थोड़ा सा मेमोराइजेशन इफेक्ट से कैचअप कर लेना है। तो ये प्रोसेस चलेगा। इसके बाद भी अगर टाइम बच जाए तो क्या करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो थ्योरी को टाइम देना है। थ्योरी जो पढ़ा हुआ था उसका क्वेश्चंस देख लेता हूँ। और पढ़ने का तरीका क्या, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर सोचा, इसका ये पॉइंट्स होना चाहिए, हाँ मैच हो गया, ठीक है। खाली क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, इससे फायदा नहीं हुआ। सब चीज मेमोराइजेशन वे में जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, ढका, आंसर क्या होना चाहिए, अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा तो ये पॉइंट्स लिखूंगा। एकदम भी पॉइंट्स नहीं ध्यान है तो याद करने का कोशिश करो कि ठीक है इसको याद कर लिया एक बार, हो गया। इसके बाद भी अगर आपका टाइम बच रहा है, अज्यूम करते फिर टाइम बच जा रहा है, तो फिर हर चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व करोगे। जो भी मार्क्ड क्वेश्चन है उसमें से भी, या फिर कोई भी एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व करके देखोगे।
क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर बना के देखोगे, ठीक है। तो ये फेज वाइज आपको प्रिपरेशन करना है अपना डे बिफोर एग्जाम। पहले क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समरी नोट्स चेक करना है सारा, ठीक है। समरी नोट्स हो गया तो चैप्टर बाय चैप्टर जो क्रिटिकल क्वेश्चंस है वो अगर मार्क नहीं किया हुआ उस दिन के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो अभी मार्क करके रखना पड़ेगा, ये 2-2 दिन का जो स्लॉट है उसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्रिटिकल क्वेश्चंस मार्क किया हुआ होना चाहिए। और मार्क किया हुआ होने से नहीं होगा, उसका लिस्ट उतार लोगे, एक कॉपी में एक लिस्ट बना लोगे कि ये क्रिटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये कब करना है, ये अभी 2 दिन में करना है। अभी का 2 दिन जो मिलेगा आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको हर चैप्टर का क्रिटिकल क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, कहाँ से है वो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर का लिस्ट चाहिए। डे बिफोर एग्जाम के लिए खाली वो लिस्ट से काम होगा कि ये हमारा समरी नोट है और ये पढ़ लिया, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर्स है, तो वो क्वेश्चन नंबर किस पेज में, तो वहीं पे जाके बस देखना है, ठीक है। वो लिस्ट चाहिए, बहुत जरूरी है वो लिस्ट, उसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगा डे बिफोर रिवीजन। फिर उसके बाद एमसीक्यू क्रिटिकल वाला जो सर्कल किया हुआ है वो सारा, ठीक है। अगर एमसीक्यू का भी लिस्ट बना सकते हैं क्रिटिकल सर्कल वाला का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा होगा इसलिए नहीं बोल रहे, अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चंस का तो लिस्ट चाहिए ही चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, थ्योरी का जो भी क्रिटिकल थ्योरीज है देखना है आपको कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो ये हम इसको पढ़ ले तो बेहतर होगा मेरे लिए, उस क्रिटिकल थ्योरीज को कवर करने का कोशिश करना है, समझ गए। और उसके बाद भी समय बच गया तो आपको हर चैप्टर का रैंडमली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थ्योरी का सब्जेक्ट है, लॉ है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना है कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या लिखता हूं, देखता हूं, और फिर खुद से सेल्फ चेक करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका पढ़ने का। एग्जाम हॉल में जाओगे, अब एग्जाम हॉल में पहला 15 मिनट आपको बफर मिलता है, तो पहला 15 मिनट में आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस को देखना है, लीव एमसीक्यू। पहला 15 मिनट में क्या करना है, एमसीक्यू को नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू को छोड़ के बाकी क्वेश्चन को पढ़ना है, और बाकी क्वेश्चन को चूज करना है कि इसमें से हमको कौन सा बहुत अच्छे से आता है। क्वेश्चन पढ़ के ABC मार्क करेंगे पेंसिल से, ए लिखोगे उसमें जो बहुत अच्छे से आता है, एकदम प्रोसेस सारा ध्यान आ गया। बी मतलब आपको देख के लग रहा है करेंगे तो हो जाएगा, फिगर विगर चेंज है, थोड़ा एडजस्टमेंट अलग दिख रहा है। सी मतलब एकदम ऊपर से जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ABC मार्किंग पहला 15 मिनट में करना है। अगर उसको करने में 15 का 20 मिनट भी लग जाए तो वर्थ है, 20 मिनट भी देना वर्थ है, बट वो ABC मार्किंग करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, बीच बीच में बहुत टाइम सोचने पे चला जाएगा। तो पहला 15 मिनट सोचने पे बिताना है, पूरा पेपर क्वेश्चन 1 छोड़ के 2 से 8 नंबर तक जितना क्वेश्चन है सबको देखना है। और क्वेश्चन को कैसे देखना है, क्वेश्चन का शुरू का 2-3 लाइन, बीच का 2-3 लाइन और रिक्वायर्ड को पढ़ना है। शुरू का 2-3 लाइन, बीच का 2-3 लाइन और रिक्वायर्ड को पढ़ना है, तो आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है जिससे आप मार्क कर पाओगे कि ए है कि बी है कि सी है। समझ में आया आपको, ए है, बी है, सी है, कैसे पता चलेगा, बीच का रिक्वायर्ड और ऊपर का 2 लाइन 3 लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉल्व करने मत लग जाना, ये नहीं करना है कि पहला 15 मिनट में बैठ के सॉल्व करने लग गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग एमसीक्यू से ही करना है। एमसीक्यू का एक टाइम लिमिट है, एमसीक्यू सारा का सारा, देखिए एग्जाम में एक बेसिक रूल चल रहा है 1.8 मार्क्स पर मिनट, ठीक है। तो एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का है तो 54 मिनट्स है, आपको टारगेट लेना है 45 मिनट्स में एमसीक्यू करने का। तो आराम से हौले हौले नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है, जैसे कि गाड़ी छूट रहा है, और जल्दी जल्दी में मिस्टेक नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, वो 45 मिनट्स में खत्म नहीं होगा ना, तो फिर आगे का पेपर इफेक्ट हो जाएगा। बहुत बार बच्चे एमसीक्यू में 1.5 घंटा लगा देते हैं, 1.5 घंटा नहीं लेना है। तो एमसीक्यू का जब आंसर करोगे तो कैसे करोगे, तो एमसीक्यू में क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के आंसर हम सोचेंगे क्या हो सकता है, या हम वर्किंग करेंगे। वर्किंग जो करेंगे वो कॉपी में रफ करके करेंगे, कॉपी में फर्स्ट पेज सेकंड पेज जो है उसको वर्किंग नोट में यूज कर सकते हैं आप,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड पेज रफ में यूज कर सकते हैं, उसके बाद से आप आंसर्स चालू किए और आंसर में प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना है। एमसीक्यू का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा नहीं करना है, एमसीक्यू का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा नहीं करना है, 1 2 3 के बाद 7 8 9 नहीं करना है, लाइन बाय लाइन चलेगा। अगर नहीं आता है तो छोड़ देना है, स्पेस छोड़ देना है। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर सोचना है या वर्किंग करना है, वर्किंग करने के बाद अपना जो आंसर आया उसको खोजना है, अपना जो आंसर है उसको खोजना है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, कई बार अपना जो आंसर है वो क्लिक नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ऑप्शन चारों पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है और चारों में से जो बेस्ट लग रहा है वो करना है। कई बार ऑप्शन से भी आंसर निकल आता है कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये होगा। तो वैसा कई बार आंसर को बैठाकर भी, ऑप्शन को बैठाकर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे एमसीक्यू को ट्राई करना है, और ये सब ट्रायल एंड एरर, जब अभी इन दिनों एमसीक्यू करोगे वैसे कर लेना। और तीसरा चीज है कि अगर एमसीक्यू आता ही नहीं है तो सोचने पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक बार स्पेस छोड़ देना है, पूरा 15 तक राउंड मार लेना है, उसके बाद जो नहीं किया हुआ है उसका फिर से सोचना है, पूरा 15 तक करके आके फिर से सोचना है कि जो जो छूटा हुआ है उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, हो सकता है तब तक याद आ जाए। और उसके बाद भी याद नहीं आ रहा है तो ABCD खेल के आना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जो नियरेस्ट आंसर है वो अटेम्प्ट करके आना है। एमसीक्यू ब्लैंक छोड़ने का कोई चांस ही नहीं, कुछ तो करना ही करना है। तो ये एमसीक्यू हो गया। तो ऐसा करने से आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर एग्जाम में कंज्यूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 आवर कोशिश करना है कि फोकस्ड वे में ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे कितना ही हार्ड पेपर आ जाए। आप ये लिखवा लो मेरे से, कितना ही हार्ड पेपर आ जाए, जो मतलब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो पूरा इंडिया चिल्ला रहा है, यूट्यूब पूरा चिल्ला रहा है कि बहुत हार्ड पेपर आया, ठीक है। ऐसा अगर कितना भी हार्ड आ जाए तो भी 50 मार्क का पेपर, अपार्ट फ्रॉम जो मतलब एमसीक्यू को छोड़ देते हैं, 50%, 35 मार्क का पेपर, ठीक है, 70 मार्क्स का और बचता है ना, तो 35 मार्क्स का पेपर इजी होगा ही होगा। लिखवा लीजिए, ये इतिहास है आज तक का। तो वो घबराने का है ही नहीं पेपर में, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। 30 मार्क्स एमसीक्यू में निकल गया तो 70 में 35 मार्क तो तुमको ऐसा मिलना ही मिलना है जो तुमको आता ही होगा, अगर तुमने पढ़ा है तो। अगर एकदम नहीं पढ़ा है तो बात अलग है, पढ़ा है तो 35 मार्क का पेपर तो इजी मिलेगा ही। तो आपको 35 मार्क का पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, विच इज अगेन गोइंग टू 1 आवर अप्रॉक्स। तो 1 आवर इधर चला गया, 45 मिनट्स इधर चला गया, यानी 1 आवर 2 आवर पेपर एकदम बिजी रहना है, 2 आवर का एकदम बिजी चलना है एमसीक्यू में, और 1 आवर आपका ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें बचा हुआ ए टाइप क्वेश्चन या बी टाइप क्वेश्चन या सी टाइप क्वेश्चन, जो आपका समय परमिट कर रहा है उसको कर लीजिए। एग्जाम हॉल में रेड पेन यूज मत करिएगा, ब्लू और ब्लैक ही यूज करिएगा। ब्लू से डिटेल्स लिखिए, ब्लैक से हेडिंग लिखिए। पेंसिल से आप अपना कोई डायग्राम है तो वो बनाइए, नहीं तो बहुत काटाकुटी होगा तो परेशान हो जाएंगे आप। कोई भी आंसर को स्टार्ट करने के पहले क्या करेंगे, फट से बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, माइंड में ना 1-2 लाइन याद रहा होता है, आपको लिखता है 1-2 लाइन तो लिख दो फिर देखेंगे। बट ऐसा नहीं करके, अगर आप एक बार रुक के पेंसिल से छोटा छोटा पॉइंट्स अगर लिख ले कि इस आंसर का ये पॉइंट्स है, उसमें भले ही आपको 2 सेकंड जाएगा या 5 सेकंड जाएगा, ठीक है, एकदम मिनिमम वर्ड्स में, फिर भले ही उसको मिटा देना, फिर उसको देख के आप आंसर एक्सपैंड करोगे ना, आंसर की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो थिंक फॉर मे बी 5 seconds बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, राइट अबाउट दैट पॉइंट्स इन पेंसिल कि इसमें ये लिखते हैं, और फिर उसको देख के एक्सपैंड करो। अगर ज्यादा याद नहीं आ रहा है तो जितना याद आ रहा है उसी को एक्सपैंड करो, बस। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द आंसर। लॉ वगैरह का जब आंसर लिखते हो तो देयर इज अ स्ट्रक्चर टू राइट द आंसर, कि पहले आपको प्रोविजन लिखना है, फिर आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, और कोई भी क्वेश्चन आए जो आपको लग रहा हो कि
थ्योरी है, लेकिन उसका कुछ भी याद आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी याद आ रहा है तो डेफिनेशन वगैरह से शुरू करके कुछ तो लिख ही देना। अगर डेफिनेशन वगैरह भी याद आ रहा है तो कुछ तो लिख ही देना। चेक करने का काम चेकर का है, हमारा नहीं है, तो हम कसर नहीं छोड़ेंगे, अटेम्प्ट करके तो आएंगे पूरा। हमेशा फोकस ये रखना है कि 100 मार्क करना है, इससे पास होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। बट जहां आपको लगा कि पेपर बहुत ज़्यादा ही ऊपर से जा रहा है, टफ हो रहा है, तो फिर मान लो जो क्वेश्चंस है वो लेंदी आ गए, कभी ऐसा हो जाता है, टाइम ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब नेचुरल टाइम से ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, पेपर इजी है, आता है, बट लेंदी है, एक एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खा रहा है, तो फिर तुरंत 2 घंटे बाद स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। 2 घंटे बाद एक बार अलर्ट लगाना है अपने दिमाग में कि स्ट्रेटजी 100 मार्क का चलेगा कि स्ट्रेटजी 80 मार्क का चलेगा। एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, समझ गए? वो पहला घंटा तो एमसीक्यू में गया, दूसरा घंटा जो है वो आपका ए टाइप में गया, तो 2 घंटा बाद एक अलर्ट लगा के रखोगे दिमाग में कि स्ट्रेटजी अभी क्या होगी, 80 मार्क की हो जाएगी कि 100 मार्क की हो जाएगी। अगर कोई ऐसा पेपर आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि यार थक गए और ये खत्म ही नहीं हो रहा और आता है मेरे को, समझ गए, तो 80 मार्क का स्ट्रेटजी पे आ सकते हो, ये आपके लिए लिबर्टी है। 60 मार्क का स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता कि 60 का ही करके आएंगे, वो तो मजबूरी होगी, स्ट्रेटजी नहीं होगी। बट 80 मार्क तक का स्ट्रेटेजिकली आप करके आ सकते हो, बट वो लास्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि हम लोग 100 मार्क का करने का प्रयास करना है। हैंडराइटिंग जिनका गंदा है थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हैंडराइटिंग गंदा वाला लोग का ना नंबर बहुत कटता है, बहुत खराब नंबर आता है, ध्यान रखिएगा। हैंडराइटिंग मतलब वर्ड समझ में आना चाहिए आपका, आप ऐसा हैंडराइटिंग मत लिखना कि वर्ड खुद को भी नहीं पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। और स्पेशियस रखिए कॉपी को, ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी बता देता हूँ, ज़्यादा सटा सटा के मत लिखिए। हैंडराइटिंग जिनका गंदा है वो फैला फैला के लिखिए, और बेटर है कि वर्ड्स समझ में आए, मतलब वर्ड्स को भी थोड़ा बड़ा बड़ा कर दीजिए, फॉन्ट साइज बड़ा करके लिखिए, तो इट विल हेल्प द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। एग्जामिनर का काम आसान करके देना है, चेक करने का, इसलिए पॉइंट्स में आंसर लिखें, खैचड़ बना के न लिखें, तो ढंग से चेक करने में इंटरेस्ट लेगा। अगर पॉइंट का हेडिंग हो सकता है तो हेडिंग दें, हेडिंग को अंडरलाइन करें, तो चेकर का काम आसान करना है। प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हर जगह सपोर्टिंग वर्किंग नोट देना जरूरी है, वर्किंग नोट नहीं रहेगा तो पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सा चीज़ है कि डेप्रिसिएशन अगर 10 लाख का 20%, 2 लाख होता है, तो वो भी कहीं ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए या नीचे वर्किंग नोट में लिखा होना चाहिए, हल्के में कुछ भी नहीं लेना है। अगर 2 इंटू 5 10 होता है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट 10 नहीं लिखना है, ब्रैकेट में 2 इंटू 5 लिखना है। जितना बेटर खोल के आंसर लिखोगे उतना पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेप मार्किंग्स बढ़ जाएगा। तो जो बच्चे का ऐसा होता है एग्जाम में कि आंसर राइट नहीं होता, करता है बट बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है, और आपको भर के स्टेप मार्किंग उठाना है, तो एक ही तरीका है कि खोल खोल के वर्किंग नोट बना बना के स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। वर्किंग नोट क्वेश्चन का स्टार्टिंग में भी हो सकता है, क्वेश्चन का एंड में भी हो सकता है, बट हेडिंग अच्छे से दोगे, अंडरलाइन करोगे और प्रॉपरली लिखोगे तो नंबर भर भर के आएंगे। बाकी 2-3 हेल्थ और माइंड को लेकर भी बात है कि अभी स्लीपिंग हैबिट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। रात में कोशिश करो 9 बजे ही सो जाया करो, बेस्ट होता है वो। 9 बजे सो जाएंगे, मोबाइल बंद, 9 बजे सब कुछ बंद कर देंगे, लाइट वाइट बंद करके सो जाएंगे, ठीक है। और सुबह जल्दी उठने का कोशिश करिए, अभी तक नहीं होता था, कोई बात नहीं है, बट ये कोशिश करना चाहिए। अब नहीं होता है, मान लो 5 बजे उठ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो 6 बजे उठ जाओ, जितना जल्दी हो सके। और उसके लिए जितना हो सके जल्दी सो भी जाओ, मतलब आप कोशिश करो कि 6-7 आवर्स का स्लीप प्रॉपरली मिले आपको, तो क्या माइंड फ्रेश रहेगा। तो स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो अगला दिन पर खराब हो जाएगा।
मोबाइल जितना कम यूज करोगे उतना अच्छा नींद आएगा। घर में भी लोगों से अननेसेसरी झगड़ा झुगड़ी नहीं करना है। जो खाना बने उस पर माथा गर्म नहीं करना है। चुपचाप प्रसाद समझ के खा लेना है। सोचो यही ठीक है, आज मेरे लिए यही अच्छा है, इसलिए खा लेना है। झमेला नहीं करना किसी से। कोई आपको पानी नहीं दे रहा है तो उठ के ले लेना है। गेट बज रहा है तो जाके खोल देना है। लड़ाई झगड़ा करके टेम्परेचर हाई नहीं करना है दिमाग का, क्योंकि उसका इफेक्ट आपका पढ़ाई पे आ जाएगा। आप 1-2 घंटा तक पढ़ नहीं पाएंगे, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। घर वालों को अभी जाके समझा दीजिए कि अब मेरा बहुत क्रिटिकल टाइम चालू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका परिवार के लिए कुछ करें तो हमको थोड़ा सा शांति दे दीजिएगा कम से कम, बस। बाकी मेरे पीछे कोई भी चीज़ के लिए मत पड़िएगा। खाने वाने का भी जब मेरे को भूख लगेगा तब मैं आऊँगा। नॉर्मली लोग टाइम से खाते, टाइम से नहीं खाना है। भूख लगेगा तो खाना है, टाइम से पानी पीते, ऐसा नहीं करना। अभी अभी सब टाइम, भूख प्यास लगेगा तो पानी पी लेना है, भूख लगेगा तो खाना खाना है। ठीक है, बस कोशिश ये करना है कि टाइम से सो जाना है। एक ही चीज खाली करना है, क्योंकि टाइम से सोओगे नहीं तो अगला दिन खराब हो जाएगा। ओके, अवॉइड करना है कोई भी स्नैक्स, अवॉइड करना है कोई भी तरह का फास्ट फूड। ऑलराइट, कोशिश करके फ्रूट्स अपना अपना डाइट का पार्ट बनाइए, सैलेड अपना डाइट का पार्ट बनाइए। इससे क्या होगा, पूरा दिन का एनर्जी आपके दिमाग में बना रहेगा। आप लेजी फील नहीं करेंगे। आपका जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपका माइंड और बॉडी सब फ्रेश होगा। तो ये सब चीज़ बोलने का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाता है। यूट्यूब पे अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करना है। बहुत बच्चे लास्ट मोमेंट पे ये सोचते हैं कि अब यूट्यूब मैराथन देखते हैं खाली बैठ बैठ के, तो उसका जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है जब माइंड एकदम काम ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो गया, झमेला हो गया घर में, माइंड एकदम डर गया, पैनिक कर गया, परेशान हो गया है और टाइम वेस्ट होता हुआ लग रहा है। अगर ऐसा कुछ हो गया है तब मैराथन, जो भी सब्जेक्ट का जो भी वीडियो मिल जाए, हमारे सब्जेक्ट्स का जो भी हमसे पढ़े हैं तो हमारे सब्जेक्ट्स का मिल जाए, या जो सब्जेक्ट का भी जहाँ पे भी मिल जाए उससे कर लेना। तो उससे क्या होगा, शायद आप कहीं जो डिटूर हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। एग्ज़ाम अगर कोई पेपर गड़बड़ चला गया तो ये नहीं कि एग्ज़ाम देने अगला गया नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, आपको लगता है गड़बड़ है बट आप उसमें पास हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो एग्ज़ाम पूरा देना है, बीच में छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दोगे तो पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। किसी भी हालत में क्विट नहीं करना है, पूरा एग्ज़ाम देकर ही दम लेना है। जिन्होंने दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा है, चाहे जैसा भी प्रिपरेशन हो, दोनों ग्रुप देना ही देना है। बीच में हम छोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेटजी लगाएंगे और स्ट्रेटजी के हिसाब से समरी को देख देख के जाकर, एमसीक्यू को जाकर देखकर, एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करो तो 30 मार्क तो ऐसे ही उठ सकता है। अगर स्ट्रेटजी अभी भी लगाएं तो एमसीक्यू पे 30 मार्क तो ऐसे ही उठा लेंगे, तो बाकी पेपर से तो 10 मार्क की उठाना है। तो कोशिश यही करना है कि हमको पूरा एग्जाम देना है, चारों पेपर देना है, 8 पेपर देना है। पेपर छोड़ना नहीं है। बीच बीच में एकदम हताहत हो जाओगे आपको लगे अब नहीं दिया जा रहा है, ऐसा होना ही नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होना है। आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है और एग्ज़ाम देकर ही सांस लेना है। छोड़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, चाहे जैसा भी पेपर जाए, चाहे खराब पेपर जाए, चाहे अच्छा पेपर जाए, चाहे थक गए हो, किसी भी हालत में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलो अब आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। क्या बोल रहे तुषार? सर मैं ये बोल रहा था, मैंने ना इंस्टीट्यूट कॉपी मंगाई थी, सर्टिफाइड कॉपी। तो हाँ? उन्होंने मार्किंग एकदम, मैं बोल रहा था कि जो मैंने इंस्टीट्यूट में सर्टिफाइड कॉपी रहती है ना, हाँ, वो मंगाई थी। तो उन्होंने ना अननेसेसरी नंबर काटे हुए हैं। भावना सुन लो क्या बोल रहा है। कोई क्या पता कोई ऐसा चीज पूछ रहा है जो काम आ जाए। हाँ नहीं, बोलिए। अननेसेसरी नंबर काटे हुए हैं उन्होंने। सर उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते यार, ये तो बदमाशी है चेकिंग वालों का। इसका कोई उपाय नहीं है अपने पास। अब तक मेरा क्लियर हो जाता सर, इतने नंबर कटे हुए हैं, मैंने कॉपी देख देख के दिमाग खराब हो गया पूरा। देखो कुछ कुछ जगह चेकिंग का बदमाशी है, कुछ कुछ जगह अपने को लगता है कि वो नंबर काट लिया है, वो रियल क्या है वो पता नहीं है। बट मैंने भी सच बताएं तो कुछ पेपर्स खुद से देखे हैं जहाँ पे
पूरा राइट है फिर भी वो नंबर नहीं दिया है। तो ये सब बच्चों के साथ नहीं होता है, ये सैम्पलिंग हो जाता है कभी कभी, मतलब 100 में एक बच्चा ऐसा विक्टिम बन जाता है। तो उसको लेकर कुछ कर नहीं सकते, ये सिस्टम का प्रॉब्लम है। ये सिस्टम अच्छा नहीं किया, इतना एक सिक्स सिग्मा सिस्टम नहीं बनाया इन लोगों ने। आशा ही कर सकते हैं, भगवान से ये मनाइए कि ऐसा आपके साथ ना हो फ्यूचर में। बिग बच्चा था, उसका पता है लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में 4 डेसिमल तक उसका इंस्टीट्यूट का आंसर प्रिंटेड था, वो 2 डेसिमल तक किया, काट के 0 दे दिया। तो वो बच्चा बहुत डिमोटिवेटेड हो गया, बट उसने मन लगा के फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया वापस, बोला कोई फायदा नहीं है दिमाग लगा के, और पता अगला बार उसका रैंक आया। तो होना होता है तो हो जाता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोनी मतलब अब कोई सुबह उठ ही नहीं पाया, भगवान उसको बुला लिए, तो आज से कल के लिए मेहनत करे कि नहीं करें बताओ। सुनते हैं ना अपने, कल सुबह बेचारा का आंख ही नहीं खुला, कोई रास्ते में जा रहा था, कोई गाड़ी ठोक दिया उसको, तो रास्ते में जाए कि नहीं जाए। तो ऐसा तो डिमोटिवेशन हो ही सकता है, बट उसको डिमोटिवेशन नहीं बनाना, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है अपने पास। हम लोग कुछ और टीचर्स लोग के साथ बात कर रहे हैं कि इस बार एग्जाम खत्म होने के बाद एक मुहिम चलाया जाए, वापस मुद्दा उठाया जाए कि आने वाले समय में बच्चों के साथ थोड़ा लोग सिंसियरली चेक करें। वीडियो बनाने से फ़ायदा ये भी होता है कि चेकर लोग भी वीडियो देखते रहते हैं ना, उनको होश आता है। चलो और बोलो। डेसिमल तो 2 ही चलता है यार, अब वो गंदगी कर गया तो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो फिर लग रहा है कि और कोई क्वेरी नहीं है। हाँ देवायन। सर मेरा एक देवायन बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ सर, आ रहा है आवाज मेरा? हाँ हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि मैंने इंस्टीट्यूट में, मैंने आपके उधर जब एचएफएम के एग्जाम दिया, पेपर मैंने अच्छा दिया, लेकिन कहीं कहीं ना बहुत छोटा छोटा मिस्टेक हुआ है, और वो मिस्टेक के कारण जहाँ पर मेरा 67 to 70 मार्क्स आ सकता था, उधर मेरा मार्क्स आ गया 35 या 36, बहुत छोटा छोटा मिस्टेक के कारण। तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया, और मैं फिर से सब्जेक्ट को देखा, पढ़ा, और घर में दोबारा एग्जाम दिया। और आप जानते हैं सर मिस्टेक कैसा हो रहा है, मिस्टेक फॉर एग्जाम्पल 22 की जगह 20 लिख दिया। ये जो मिस्टेक मैं ना, इसको लेकर मुझे ना थोड़ा चिंता हो रहा है, अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कि ऐसा लिखने की जगह ऐसा लिख दिया, तो इसके ऊपर बहुत चिंता हो रहा है। देखो, ये तो काफ़ी हद तक मॉक टेस्ट देने से कम हो जाता है, ये मेंटल पैनिक है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा क्या कर सकते हो आप मतलब एक डबल चेक का सिस्टम होता है कि आप हर क्वेश्चन को करने के बाद एक बार फिर से चेक करो, जो भी फिगर लिखते हो एक बार फिर से क्वेश्चन से मिला लो, कॉशियस होके अटेम्प्ट करो, कॉशियस होके अटेम्प्ट करो, ठीक है, यही तरीका है। और बाकी माइंड अगर काम है, फ्री है, तो बहुत काम होगा। आप लोग एक सिंपल चीज हर समय पढ़ाई, हर 1-1.5 घंटा बाद, इवन इन एग्जाम हॉल भी आप ये कर सकते हो, और अभी भी पढ़ाई करते हो ना, तो हर 1-1.5 घंटा बाद एक सिस्टम बना लीजिए, आपको 4-5 बार डीप ब्रीदिंग करना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होने लगेगा और आपका स्टेमिना बढ़ेगा। हर 1.5 घंटा बाद समझ लेना डीप ब्रीदिंग का, कोई माइंड मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए या फिर कोई माइंड को ट्यून अप कर लीजिए। इससे क्या होता है, माइंड बहुत काम होता है और आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, असली मिस्टेक्स कम होने लगेगा, फोकस बढ़ने लगेगा। ओके ओके, चलो ऑलराइट, चला जाए। आपको आगे के लिए बहुत बहुत बधाई, अभी से बधाई दे रहा हूँ। बोलो अनंत। सर ने बोल रहा कि सर माइंड बहुत दूर भागता है सर, एक्चुअली जब पढ़ता हूँ ना, मतलब फोकस नहीं रहता। डीप ब्रीदिंग करेगा, तुम 7-8 बार 10 बार करो, बाकी लोग 3 बार 4 बार करें, तुम 10 बार करो। धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा ना वो,
इसको ऑक्सीजन का कमी होने से भागने लगता है। अच्छा से ऑक्सीजन दोगे तो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। I'll wait for बाय your थैंक यू results. सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू प्रणाम सर। कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। एग्जाम के बाद हम लोग यूट्यूब में बहुत सारा सेशन चालू करने वाले हैं, आप लोग उसमें जुड़े रहिएगा। पोस्ट एग्जाम नॉन एकेडमिक मतलब सीएमए की पढ़ाई के अलावा बहुत सारा सेशंस होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो, कोई बता सकता है मीटिंग में क्या हुआ था? Sorry, हाँ, can you please tell what has happened in this meeting? actually, sir was discussing regarding your strategies and your planning towards your exam. ओके, अच्छा। और मतलब कि और भी मीटिंग होगा क्या? ऐसा कुछ बोले सर क्या? क्या सॉरी? सर और भी कुछ बोले, मतलब मीटिंग के अलावा भी बोले कि नेक्स्ट टाइम नहीं कभी और? नहीं, नहीं, और मीटिंग तो नहीं होगा। दिस इज द फाइनल मीटिंग बिफोर एग्जाम। अभी इसके अच्छा। बाद ज़्यादा नहीं होगा। मतलब स्ट्रैटेजीज के बारे में ही आज बात हुआ। हाँ, अच्छा तो किस तरह से पढ़ना है वैसा, अच्छा बहुत ग्रुप सिंगल ग्रुप वालों के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके ओके, ठीक है, हम्म, थैंक यू। हाँ बिल्कुल।